स्टार्ट कर। जय हिंद फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए यथार्थ बायोलॉजी का द्विज बैच आप सभी के समक्ष डेमो वीडियो लेकर आप सभी के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से और खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना द्विज बैच में ब्लड चैप्टर। ठीक है, द्विज बैच। द्विज बैच एक ऐसा बैच है जिसे यदि कंप्लीट किसी बच्चे ने 45 डेज का ये कोर्स कर लिया तो उसके लिए बायोलॉजी वरदान साबित हो जाएगा। ये मेरी गारंटी आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे मेरा नंबर लिखा हुआ है। तो इस कंप्लीट वीडियो का यदि आपको पीडीएफ ब्लड का चाहिए होगा तो मेरे नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, उसमें पीडीएफ भेज दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस खूबसूरत से वीडियो को। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड। क्या बाबू? ब्लड। ठीक है, देखिए इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा गोल है वो है सबसे पहले व्हाट इज ब्लड, यानी ब्लड क्या है। ठीक है, फिर हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड, फिर वर्क और फंक्शन ऑफ ब्लड। वर्क और फंक्शन यानी क्या काम है ब्लड का, क्या कार्य करता है ब्लड। ठीक है, तो वर्क एंड फंक्शन ऑफ ब्लड और सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, और लास्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना बात के स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत से वीडियो को। तो आप सभी रेडी होंगे। और कल ही ये वीडियो आने वाली थी जिसका मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है। आज भी आप जान रहे हैं कि बारिश हो रही है यहाँ पे खगड़िया में, तो आज भी शायद वीडियो नहीं आ पाती, लेकिन आज ये वीडियो शूट हो पाई है। ठीक है, आप सभी के प्यार, आप सभी के कारण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ब्लड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो आप सभी रेडी हैं ब्लड को पढ़ने के लिए? देखिएगा, सबसे पहले आता है रक्त क्या है। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल वे में हम समझेंगे रक्त क्या होता है। ठीक है, रक्त, रक्त बाबू, रक्त को हम रुधिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर, या फिर हम लहू भी इसे कहते हैं। उर्दू में लहू या फिर खून भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को इतना तो क्लियर होगा। और सिंपल भाषा में, सिंपल हिंदी में हम कहते हैं रक्त। ठीक है, लेकिन आपको कई जगह रुधिर लिखा हुआ मिलेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रुधिर का मतलब भी, रुधिर का मतलब भी क्या होता है आपका? रक्त ही होता है बाबू। समझ में आ रहा? ठीक है, रुधिर का मतलब भी क्या होता है आपका? रक्त ही होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है रक्त वो समझते हैं बाबू। देखना इधर ध्यान से, रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। अब देखो बाबू, सिंपल तरल संयोजी उत्तक, हम जब उत्तक आप सभी को पढ़ा रहे थे, उत्तक पढ़ा रहे थे, तो मैंने बताया था बाबू उत्तक क्या होता है रे? उत्तक ग्रुप ऑफ टिश्यू को कहते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर, सिमिलर टिश्यू, यानी जो समान, सॉरी सिमिलर सेल, सिमिलर सेल के यानी समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और उत्तक का मैंने 4 प्रकार आपको बताया था उत्तक के क्लास में। कौन कौन सा बाबू? तो सबसे पहले बताए थे संयोजी उत्तक, दूसरा क्या बताए थे? तंत्रिका उत्तक, तीसरा बताए थे पेशीय, और चौथा उपकला उत्तक। बताए थे कि नहीं बाबू? समझ में आया? तो यही संयोजी उत्तक का एक प्रकार होता है सरल संयोजी। यहाँ पर एक मिस्टेक है, इसको सरल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तरल लिखा हुआ है, इसको सरल कर लेना है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो आपको क्या कर लेना है? रक्त एक सरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, तो बाबू संयोजी उत्तक में बताए थे बहुत प्रकार होता है रे, जैसे सरल संयोजी उत्तक होता है, उसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम होता है। ठीक है, तो बहुत सारा प्रकार होता है। तो इसी में हम डिस्कस किए थे कि रक्त भी क्या है? एक सरल संयोजी उत्तक है। उस दिन भी हम बताए थे, आज फिर देखो लिखा हुआ है रक्त एक तरल संयोजी या फिर सरल संयोजी उत्तक है जिसका पीएच मान, अब देखिए पीएच मान क्या होता है भैया? तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बाबू 10th में कि पीएच मान क्या होता है। तो इसका पीएच मान क्या होता है बाबू? 7.4। कितना होता है? 7.4, जिसके कारण ये क्या होता है? बेस, बेस यानी क्षारीय गुण होता है इसमें। कौन सा गुण होता है बाबू रे? क्षारीय गुण होता है। समझ में आया इतना चीज? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? रक्त एक तरल सरल संयोजी उत्तक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है, और 7.4
7.4 होने के कारण ये क्या कहलाएगा, बेस यानी क्षारीय गुण इसमें होगा। ठीक है, समझ में आया? रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। अब कितना बच्चा बाबू, ये हम ऑफलाइन क्लास में नहीं बताए थे प्राकृतिक कोलाइड क्या होता है। देखिए प्राकृतिक कोलाइड का मतलब है ये एक बर्तन है बाबू, इसके ऊपर छन्नी लगा दीजिए और कोई चीज छाके, जैसे मान लीजिए हम चाय बनाए और चाय को हम छाके तो चाय पत्ती सब क्या रह जाता है, छन्नी के ऊपर रह जाता है या नहीं, और चाय नीचे रहता है कि नहीं बाबू। तो वैसा चीज जो छानने पर उसका अवशिष्ट बच जाए उसको हम क्या बोलेंगे, कोलाइड बोलेंगे। अच्छा बता, दूध को छानेंगे तो मलाई ऊपर रह जाएगा कि नहीं बाबू, तो क्या कहलाएगा, कोलाइड। समझ में, चाय को छानेंगे तो बच जाएगा। तो बताए थे हम तुमको रक्त में कि रक्त का 2 भाग होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिराणु। बताए थे कि नहीं, 10th में भी बताए थे, नहीं जान रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग अभी सब पढ़ेंगे। ठीक है, रक्त का 2 भाग, प्लाज्मा क्या होता है बाबू, लिक्विड होता है। वही रुधिराणु, रुधिर अणु यानी रुधिर का अणु वाला भाग, अणु यानी कण जैसा भाग। तो बता, कण यहाँ फंस जाएगा कि नहीं छानने पर, तो इस कारण रक्त भी क्या है, कोलाइड है। लेकिन बाबू कोलाइड कैसा, अरे प्राकृतिक ना होगा, तुम्हारे शरीर के अंदर है ना, तो क्या होगा, प्राकृतिक होगा। समझ में आया? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है, और क्या, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। क्लियर हुआ बाबू, क्लियर हुआ इतना डेफिनेशन समझ में आया आप सभी को। चलिए, यदि अब हम आगे की बात करें तो देखो, रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी। याद रखिएगा, रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी। क्या कहते हैं बाबू, हीमेटोलॉजी। रक्त का निर्माण का होता है भ्रूण अवस्था में होता है, और हम तुमको बताए थे जो भी चीज भ्रूण अवस्था में बनेगा, भ्रूण अवस्था यानी बच्चा अंडा जब तुम लोग रहता है तो उस अवस्था में जब भी कोई चीज बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, मीजोडर्म। क्या हो जाएगा बाबू, मीजोडर्म। तो बता, पूछ देगा तुम्हारा कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो क्या बोलेंगे, भ्रूण अवस्था में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। क्या बोलते हैं बाबू, मीजोडर्म। ये चीज तुमको एकदम याद रखना है, खास करके तुमको याद रखना है। हम तुमको बता दें कि इतना लेवल तक किसी को याद नहीं रहता कि हीमेटोलॉजी क्या है। ठीक है, स्पर्मेटोलॉजी क्या है, इस तरीके का बात। ठीक है, समझ में आया इतना चीज। चलिए, तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, कुल भ्रूण में, यानी जब आप फर्टाइल स्टेज में नहीं रहते हैं, अनफर्टाइल रहते हैं, उस स्टेज में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मीजोडर्म अवस्था कहते हैं। समझ में आया इतना चीज। चलिए, यदि अब हम आगे की बात करें रक्त के प्रकार, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो अभी जस्ट हम बताए थे तुमको कि रक्त का 2 प्रकार होता है। दिख रहा है इधर, रक्त का 2 प्रकार होता है, एक होता है बाबू प्लाज्मा और एक होता है रुधिराणु। रुधिराणु बोलो या फिर आप कणकीय भाग बोलो, कणकीय भाग यानी कण वाला भाग। समझ में आ रहा। रुधिराणु, रुधिर का अणु, तो क्या कहलाएगा, कणकीय भाग हुआ ना। समझ में आया? तो कणकीय भाग को ही हम क्या कह देते हैं, रुधिराणु भी हम कह देते हैं। समझ में आया? तो क्या होता है, रक्त का 2 भाग, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा का बात करें तो ये 60 से 65% होता है, वहीं यदि हम बात करें तो 40 से 45% होता है। समझ में आया इतना चीज। तो इसको आपको हमेशा याद रखना है, कभी कभी पूछ देता है आपके एग्जाम में कि प्लाज्मा कितना भाग होता है रक्त में। देखो बाबू याद रखना, अभी हम तुमको एक नोट बता रहे हैं, क्या पूछ देगा तुमको, रक्त का सबसे अधिक भाग क्या होता है, तो बोलेंगे प्लाज्मा। क्यों, क्योंकि ये 60 से 65% है। कितना बाबू गलती करता है एग्जामिनर, ये ना पूछकर ये पूछता है, सुन, एग्जामिनर ये ना पूछकर ये पूछता है कि रुधिराणु कितना प्रतिशत होता है, रुधिराणु में सबसे अधिक क्या होता है, तो लोग टिक मार देता है प्लाज्मा, क्योंकि उसको याद क्या रहता है, प्लाज्मा, रक्त। तो वो ये नहीं देखता है कि रुधिराणु का बात चल रहा है, किसका बात चल रहा है बाबू, रुधिराणु का। तो रुधिराणु में सबसे अधिक होता है बाबू आरबीसी। क्या होता है, आरबीसी। समझ में आया? अभी हम आगे डिस्कस करने ही वाले थे लेकिन सोचा बता देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ पर 60 to 65% हो जाएगा और यहाँ 40 to 45%। समझ में आया इतना से? ये कुछ मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में, उसके लिए घबराना नहीं है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए,
आगे देखते हैं हम लोग प्लाज्मा। क्या बाबू, अब प्लाज्मा के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा बाबू क्या है? यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। रक्त में यदि प्लाज्मा नहीं रहेगा तो रक्त चल ही नहीं पाएगा। अरे बाबू समझ में आ रहा है? अरे नस में कैसे चलेगा जब तक लिक्विड नहीं रहेगा, ठीक ना? समझ में आया? तो रक्त, यह रक्त का क्या है? एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें 90% क्या होता है? जल होता है। इसमें भी दिक्कत, अरे लिक्विड है तो जल होबे ना करेगा। बचा जो 10% भाग, उसमें क्या होता है? प्रोटीन। और प्रोटीन इसमें दो तरीका का रहता है, एक होता है फाइब्रिनोजेन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। समझ में आया? एक फाइब्रिनोजेन, एक प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों प्रोटीन क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अब तुम कहेगा भैया रक्त को थक्का बनाने का काम तो प्लेटलेट्स करता है, अभी तक हम लोग पढ़े। लेकिन भैया ये प्रोथ्रोम्बिन और ये फाइब्रिनोजेन भी रक्त को थक्का बना रहा है। अरे रक्त में सिर्फ एक ही चीज मिलकर थक्का थोड़ी बना देगा, उस रक्त का संपूर्ण भाग भी काम करता। समझ में आया इतना चीज? अब आ जाओ, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत? प्लाज्मा समझ में आया? प्लाज्मा में सिंपल बात क्या बताए, देख प्लाज्मा महत्वपूर्ण भाग है, ये तो आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्या बताए? इसमें 90% क्या होता है बाबू? जल होता है, 10% प्रोटीन। आज कौन कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, समझ में? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन मिलकर क्या करता है बाबू? क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में मदद। बस इतना तुमको प्लाज्मा के बारे में याद आज से रखना है, ठीक है? अब आ जाओ रुधिर अणु के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। सब जब पढ़ा दिए तो रुधिर अणु क्यों बचे, क्यों? चलो तो रुधिर अणु देख लेते हैं। यह रक्त का कणकीय भाग है, जैसा कि अभी आपको हम क्लियर कर ही दिए। देखिए इसके नाम से क्लियर है, रुधिर अणु। यानी इसको दो भाग में बांटिए, रुधिर और क्या निकलेगा? अणु निकलेगा कि नहीं बाबू? देख तुम खुद देखो, रुधिर अणु, रुधिर और अणु। रुधिर यानी रक्त के अंदर अणु, तो अणु क्या होगा? कणकीय भाग होगा कि नहीं बाबू? चलिए, तो रुधिर अणु क्या है? यह रक्त का कणकीय भाग होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। इसके 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो पूछ देगा तुमसे एग्जाम में, अभी जस्ट हम बताए थे रुधिर अणु का सबसे अधिक भाग क्या होता है? याद रहेगा आज दिन बाद? कोई कंपटीशन में जाओ, देखना तुम, यदि रक्त से क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा सा टिपिकल घुमा देता है क्वेश्चन को। अब तुमसे डायरेक्ट बच्चा वाला सवाल थोड़ी पूछेगा कि रक्त में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। वो भी जान रहा है कि तुम जान रहा है कि प्लाज्मा होगा। वो तुमसे ये पूछेगा कि रुधिर अणु के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? क्या? आरबीसी। समझ में आया तुम्हें चीज? देखो अब थोड़ा सा आरबीसी के बारे में देख लिया जाए। आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसका फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। क्या? रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, याद रहेगा। इसे टेक्निकल भाषा में एरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एरिथ्रोसाइट, याद रहेगा। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है जनरल कंपटीशन में, ठीक है? आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट, ठीक है? इसका जीवन काल 120 दिन होता है। अच्छा भैया 120 दिन यानी 120 दिन बाद मर जाता होगा, तो नया भी तो बनता है बाबू। समझ में? 120 दिन बाद जो पुराना है वो सब मर जाएगा, लेकिन नया जो बन रहा है, समझ में आया? इसका जीवन काल 120 दिन होता है। खराब हुई आरबीसी कहाँ चली जाती है? स्प्लीन में। कहाँ बाबू? स्प्लीन में। याद रखना, एक नोट पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं। स्प्लीन को क्या कहा जाता है बाबू? ग्रेवयार्ड। इधर देख रहा है कि नहीं? इधर देख, मोबाइल में दिख रहा है ग्रेवयार्ड। बाबू यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा ग्रेवयार्ड लिखा हुआ है, नहीं तो आप लिख लीजिए GRAVE, ग्रेव यार्ड, YARD, ठीक है? समझ में? स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी। समझ में? आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन। तुमको 10वां में पढ़ाते पढ़ाते हम तंग आ गए कि ऑक्सीजन जब हेमोग्लोबिन से अभिक्रिया करेगा तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और कार्बन जब अभिक्रिया करेगा तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। पढ़ाए थे कि नहीं? तो उस समय हम बताए थे हेमोग्लोबिन क्या होता है, बताए थे, ठीक है? आगे हम डिस्कस कर लेंगे कि हेमोग्लोबिन क्या होता है, ठीक है? समझ में आया? तो आरबीसी का एक पार्ट क्या है? हेमोग्लोबिन है, ठीक है? समझ में आया? जिसके कारण क्या होता है? इसका रंग लाल होता है। क्या होता है बाबू? लाल होता है। आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है?
हेमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, याद रखना मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर। इससे कम है तो तुमको सुस्ती धरेगा, सुस्ती समझ रहा, पढ़ने उठने और मन नहीं लगेगा, आलस आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का काम होगा तो हेमोग्लोबिन सबसे पहले चेक कराओ। यदि 14 ग्राम से कम है तो आयरन का गोली तुमको डॉक्टर लिख देगा, समझ में, उसको खाओ 10-20 दिन में टंच हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। 13 ग्राम पर डेसीलीटर और 14 ग्राम पर डेसीलीटर, इसमें किसी कोई दिक्कत? इसका रंग क्या होता है? लाल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका मुख्य कार्य क्या है बाबू? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। अभी ये बता, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। इसकी कुल संख्या 5 मिलियन, अकेले बाबू कितने आ रहे? 5 मिलियन। अब तुम सोच लो तो बता, रुधिराणु सबसे अधिक बार, रुधिराणु पूछना है, आरबीसी, समझ में? तो रुधिराणु सबसे अधिक बार आरबीसी, कितना संख्या? 5 मिलियन। सोच लो, 1-2 नहीं, 5 मिलियन। ठीक है, आरबीसी में बाबू केंद्रक और लाइसोसोम नहीं होता, जिसके कारण आरबीसी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। देखो ये बीच में कुछ धसा होता है, समझ में? जैसे कटोरी होता है, कटोरी, कटोरी के बीच में धसा होता है, उसी तरीका का स्ट्रक्चर किसका होता है? आरबीसी का। तो आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता है? केंद्रक। यदि केंद्रक होता तब तो वो भी क्या होता है? गोल होता है, सिंपल, समझ में? लेकिन आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं है, आरबीसी का आकार गोल होता है, इसमें भी दिक्कत नहीं। लाइसोसोम नहीं है, इसी कारण इसका नष्ट, ये नष्ट कहाँ होता है? जाकर स्प्लीन में। लाइसोसोम होता तो वहीं मार देता ना, लाइसोसोम पढ़ाया ना, सेल का एक पार्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। आरबीसी पूरा समझ में आया? जिसको जिसको समझ में ना आया कमेंट करना, उसके बाद उसको समझाएंगे हम। अब आता है मेन डब्ल्यूबीसी, जो तोरा करोना में जिंदा रख लको। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, देखो डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? इसका टेक्निकल नाम क्या है बाबू? ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो इसीलिए इसका रंग क्या होता है? उज्जर। कौन सी? उज्जर, यानी उजला, सफेद। ठीक है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? सफेद। इसका निर्माण का होता है अस्थि मज्जा। अब भैया ये अस्थि मज्जा क्या होता है? अस्थि मज्जा, रे बाबू हड्डी देखा, हड्डी, हड्डी के अंदर जब तुम लोग, यदि कोई नॉन वेजिटेरियन होगा जो मुर्गा मछली खाए, वो देखना जब तुम हड्डी के अंदर देखेगा ना तो मच्छरदानी ऐसा जाल जाल जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। देखना गौर से, कैसा स्ट्रक्चर? जाल जाल जैसा। ठीक है, जाल जाल समझ रहा है? मच्छरदानी तरह, तो मच्छरदानी तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। समझ में आया? तो इसका निर्माण का होता है अस्थि मज्जा में, और ये 4 दिन में खत्म। तो इसका जीवन काल 4 दिन, इसका जीवन काल बाबू 4 दिन। इसका आकार अनियमित, यानी इसका कोई आकार नहीं, समझ में आया? इसका आकार कुछ नहीं। ठीक है, ये क्या करता है? संक्रमण अर्थात बीमारियों से बचाता है और इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत करने का काम करता है। इसीलिए तुमको डॉक्टर बोलता था कोविड के समय क्या लेने के लिए? विटामिन सी, विटामिन सी। ठीक है, खट्टा चीज खाने के लिए बोलता था, विटामिन सी लेने के लिए। तो विटामिन सी से क्या होता है बाबू? इम्यून सिस्टम, यानी तुम्हारा डब्ल्यूबीसी का ग्रोथ होता है। क्या होता है बाबू? डब्ल्यूबीसी बढ़ता है। समझ में आया इतना चीज? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। डब्ल्यूबीसी में कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे अब आता है बाबू प्लेटलेट्स। क्या आता है? प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स को थोड़ा देख लिया जाए कि प्लेटलेट्स क्या है। प्लेटलेट्स का बाबू कोई नाम नहीं, प्लेटलेट्स मतलब प्लेटलेट्स। इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, टेक्निकल नाम इसका क्या है? सबसे पहले क्या होता है? आरबीसी। क्या नाम? एरिथ्रोसाइट। क्या? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। क्या बाबू? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का नाम क्या हो गया? थ्रोम्बोसाइट। ये रक्त को थक्का बनाने का काम करता है, तो यार बच्चे से अर्थात यह रक्त के बहाव को रोकता है। इसका भी जीवन काल 4 से 5 दिन, इसका जीवन काल 4 से 5 दिन। प्रति घन मीटर में इसकी संख्या 2 से 3 लाख। ठीक है, तो सोच लो 2 से 3 लाख इसका संख्या। अच्छा,
40-50 हज़ार शायद उसका संख्या WBC का संख्या होता है। तो टोटल मिलाएगा ये कितना हो गया, मैक्सिमम 4-5 लाख, मैक्सिमम 4-5 लाख, और वो अकेले 5 मिलियन। समझ में आया? हाँ। तो डेंगू बीमारी जब होता है तो इसकी संख्या बहुत 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 कम हो जाती है, अप्रॉक्स 80,000 पे चली जाती है इसकी संख्या। डेंगू बीमारी जब होता है, बता, जहाँ 2-3 लाख इसको होना चाहिए वहाँ कहाँ चला गया 80,000 पे। समझ में? इधर खगड़िया में भी बीमारी खूब फैला था, तुम सभी को पता होगा, है कि नहीं पता जी? 2-3 लाख संख्या होना चाहिए। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी क्या कराएं, रक्त का जांच जरूर कराएं, ठीक है? हेमोग्लोबिन कितना है, आरबीसी कितना, डब्ल्यूबीसी, क्योंकि आप जान लो स्टूडेंट लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रक्त का संचरण। रक्त यदि सही चल रहा है तुम्हारा बॉडी खुद ब खुद काम करेगा, हेमोग्लोबिन कम है सुस्ती धरेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगता। समझ में? चलिए अब आ जाते हैं रुधिर के कार्य। भैया रुधिर काम कौन चीज करे छे, रुधिर के कार्य सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये कि बाबू सबसे पहले तो हम तुमको बताएं क्या, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, यानी हमको एक चीज तो क्लियर है, गैस का आदान प्रदान करता होगा। समझ में? तो देखो यहाँ लिखा हुआ भी होगा, यह गैस का आदान प्रदान करता है, परिवहन करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता नहीं। देखो दूसरा क्या, रक्त पचे हुए भोज्य पदार्थ का भी परिवहन करता है, यानी जो फूड सबस्टेंस है वो तुम्हारा सेल टू सेल पहुंचाने का काम कौन करता है, रक्त यानी ब्लड करता है, ठीक है? यह हार्मोन्स, हार्मोन्स में हम तुमको एक चीज बताए थे, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, बताए थे कि नहीं बाबू? तो खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, हार्मोन है, कोई ग्लैंड है, कोई ग्रंथि है, कोई ऑर्गन है, वो तुम्हारा क्या किया, हार्मोन निकाला, हार्मोन निकाल के ब्लड में छोड़ दिया, क्या कर दिया, ब्लड में छोड़ दिया, तो ब्लड क्या करता है उसको दूसरे जहाँ पर उसको जरूरी होता है वहाँ पहुँचा देता है, ठीक है? एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, यानी उसका नस गया हुआ रहता है हर एक जगह, भेंस। समझ में आया इतना चीज? तो ये हार्मोन का परिवहन करता है पचे हुए और गैस, यह उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करने में मदद, सबसे इंपॉर्टेंट मदद लिखा हुआ है यहाँ, ध्यान से देख, क्या लिखा हुआ है, मदद, क्या बाबू, मदद। तो मदद समझ रहा, ये नहीं कर रहा कि रक्त उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करता है, करने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है सिर्फ, ठीक है? या तापमान को भी नियंत्रित कर। अच्छा बता, जहाँ गैस का काम हो रहा है यानी गैस का रिएक्शन हो रहा है वहाँ क्या होगा, तापमान रिलीज होगा, तापमान रिलीज होगा कि नहीं बाबू? तो तापमान रिलीज होगा, तापमान कभी कम होगा कभी ज़्यादा, ठीक है? समझ में आया इतना चीज? रुधिर के कारण कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट सब तुम लोग याद रख लेना, और जितना भी जो आगे जनरल कंपटीशन भी रहेगा ओकरा रखते लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। क्या बाबू? देख, स्वस्थ मानव में 5.5 लीटर रक्त होता है, कितना बाबू? 5.5 लीटर रक्त होता है। और याद रखना महिला में आधा लीटर पुरुष की अपेक्षा रक्त कम होता है, तो पुरुष में कितना होता है 5.5, तो महिला में कितना हो जाता है 5 लीटर। समझ में आया? देख दूसरा, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था, यानी रक्त जो तुम्हारे शरीर में परिसंचरण कर रहा है उसका खोज कौन किया, विलियम हार्वे। किसने? विलियम हार्वे, ठीक है? वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, और नष्ट कहाँ होता है, रक्त नष्ट कहाँ होता है, स्प्लीन में। कहाँ बनता, कहाँ, अस्थि मज्जा, और नष्ट कहाँ होता है। अच्छा पूछेगा बच्चा में, भ्रूण में, बताए थे कि ना, भ्रूण में बनता है। समझ में आया? रक्त पीलिया में जाकर जमा रहती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्लड बैग। पीलिया में जा क्या रहता है, जमा। पीलिया तुम जानता हो, पीलिया पढ़ाए थे कि नहीं? नहीं पढ़ा? पीलिया देख डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा, ठीक है ना, पीलिया। तो पीलिया एक ऑर्गन है जहाँ पर क्या रहता है, ये रक्त जाकर जमा रहता है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है बाबू? समझ में आया इतना चीज? चलिए आप सभी को थैंक यू, थैंक यू आप सभी को, आप सभी ने इतना देर समय दिया। और आप सभी को यदि वीडियो तो अच्छा लगा होगा,
और लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, ठीक है। और ये सब ठीक है, शेयर बस आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। और शेयर कम से कम इस वीडियो में हमको व्यू चाहिए तो 200 व्यू, कितना 200। यदि 200 व्यू हो गया तो फिर पूरा जूलॉजी का वीडियो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 200 प्लस व्यू, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यदि आपको PDF इसका चाहिए, मैं ग्रुप में आज ही PDF सेंड कर दूंगा, अभी सेंड कर दूंगा जैसे वीडियो अपलोड होता है, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मेरा नंबर 9123498401, इस पर संपर्क कीजिए, ठीक है। और यदि आपको एनरोल होना है द्विज बैच में, ठीक है, अभी भी आपका रिजल्ट 10th का नहीं आया, अभी तो खैर इंटरमीडिएट का रिजल्ट नहीं आया, तो आपका रिजल्ट आने में अभी बहुत लंबा हमको लगता है समय है, कम से कम एक आध सप्ताह। तो उसमें यदि आप द्विज बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझसे संपर्क कीजिए और आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय बाय।